राजनीतिक दल हो वो विचारधारा से चलता है और ये भी सच है कि सियासी विचारधारा हमेशा लचीली होनी चाहिए जो वक्त के हिसाब से खुद को ढाल पाए। अगर ऐसा नहीं होता तो सवाल सीधे सीधे अस्तित्व पर उठ खड़े होते हैं। कुछ ऐसे खतरे से जूझ रही है कांग्रेस जो अपना वर्तमान भविष्य बचाने के लिए अतीत की ओर देख रही है, लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या वाकई ये कवायद सार्थक होगी। तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित समारोह में जिस तरह नेहरू के बहाने मौजूदा सत्ता तंत्र पर सवाल खड़े किए गए, नेहरू की विचारधारा की प्रासंगिकता को आधुनिकता से जोड़कर दिखाई देने की कोशिशें हुई, वो ये बताती है कि कांग्रेस खुद के मेकओवर के लिए एक बार फिर से बड़े बदलाव की राह पर चलने को तैयार है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये बदलाव वाकई कांग्रेस के लिए सार्थक साबित हो पाएगा। नेहरू जी की ये विरासत सारे देश की संपत्ति है। वक्त हमेशा खुद को दोहराता है, इतिहास हमेशा अपनी प्रासंगिकता साबित करता है। तालकटोरा स्टेडियम से कांग्रेसी दिग्गजों के बयान इन दोनों जुमलों को सटीक साबित कर रहे हैं। ये बयान बता रहे हैं कि पीछे होने की कसक क्या होती है और आगे बढ़ने के लिए जब रास्ता नहीं मिलता तो छटपटाहट क्या होती है, वो भी ऐसे दौर में जबकि उन प्रतीकों के मायने ही बदल दिए जाएं जिन पर कांग्रेस खुद का एक अधिकार मानती आई है। शायद इसीलिए राहुल गांधी को मोदी का सफाई अभियान, फोटो खींचने का अभियान ज्यादा लगता है। सड़कों को साफ करो, फोटो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सब लोग सड़क साफ कर रहे हैं और दूसरी तरफ जहर फैलाया जा रहा है। तो बीजेपी का ये जवाब सुनिए जो इस तंज में छिपे कांग्रेसी रंज की कहानी बता रहा है। तो नेहरू गांधी परिवार में वसीयत में मिली जो उनको गुडविल मिली है उस परिवार की कमाई हुए, उसके सिवा उनका अचीवमेंट क्या है? खैर ये तो सियासी बातें हैं। असल सवाल ये है कि अब कांग्रेस करने क्या वाली है। क्या अपने आयोजन में सिर्फ मोदी को ना बुलाने भर से कांग्रेस का मकसद पूरा हो जाएगा, या फिर नेहरू का नाम और उनकी विचारधारा का स्वामित्व कायम रहे, इसके लिए वो कुछ खास करने जा रही है? क्या कांग्रेस फिर से नेहरू के विशेष समाजवाद का दौर वापस लाने की जद्दोजहद में है जिसे वो 90 के दशक में उदारीकरण की मजबूरी में गंवा चुकी है? दरअसल फिलहाल कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई चारा भी नहीं बचा। मोदी की राजनीतिक चतुराई से निपटने के लिए अब कांग्रेस के पास सिर्फ यही रास्ता है कि एक बार फिर अपने पुराने मूल्यों की ओर लौटे, ताकि कम से कम आर्थिक मोर्चे पर तो वो मौजूदा सत्ता तंत्र से अलग दिख सके। दरअसल 90 के दौर के बाद देश में उदारीकरण की बयारबही दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ पीवी नरसिम्हा राव के वक्त हुई उदारीकरण की आर्थिक नीति ने अर्थव्यवस्था को पटरी पर ला दिया था, जिसके बाद गैर कांग्रेसी सरकारें भी इसी राह पर आगे बढ़ी और मौजूदा सरकार ने तो इसे लेकर कुछ ज्यादा ही कदम आगे बढ़ा दिए हैं। मोदी की जापान, ब्राजील, अमेरिका और आसियान की तमाम यात्राएं इसी कोशिश का हिस्सा है। ऐसे में कांग्रेस अगर वापस नेहरू की विचारधारा को मजबूती से जेहन में रखते हुए आगे बढ़ती है तो उसके लिए अपना मेकओवर करने का ये बेहतर मौका साबित हो सकता है। दरअसल नेहरू की विचारधारा में बहुत कुछ ऐसा है जिसे कांग्रेस वास्तव में आगे बढ़ाए तो उसके लिए ये संजीवनी साबित हो सकता है। नेहरू की विचारधारा में महात्मा गांधी के आदर्शवाद की छाप थी। ये विचारधारा सेकुलरिज्म, वैज्ञानिक सोच, लोकतांत्रिक मूल्य और समाजवाद के ताने बाने से बुनी थी। नेहरू जी कहीं न कहीं साम्यवाद से भी प्रभावित थे, लेकिन भारतीय अर्थतंत्र में निजी पूंजी और बाजार का पूरी तरह विरोध नहीं किया। स्थानीय पूंजीपतियों के लिए स्पेस बनाया और आधुनिक भारत की नींव रखी। हालांकि नेहरू के बाद उनकी बेटी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अलग तरीके से राजनीति करने लगी। प्रीवी पर्स को खत्म किया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन सार्वजनिक और निजी भागीदारी में संतुलन की वकालत की। हालांकि उस वक्त उनके बेटे संजय गांधी बाजारवाद, पूंजीवाद और अमेरिकावाद की वकालत करते रहे थे। 1977 में करारी हार झेलने के बाद इंदिरा गांधी का मोह समाजवादी नारों से भंग हुआ और वो विचारधारा के स्तर पर कुछ कर पाती कि 1984 में उनकी हत्या हो गई। इंदिरा गांधी के बाद पीएम बने राजीव गांधी आधुनिक माहौल में पढ़े लिखे थे और प्रगतिशील सोच रखते थे। उन्हें पता था कि देश की तरक्की के लिए पूंजी भी चाहिए और तकनीक भी। सत्ता के विकेंद्रीकरण यानी पंचायती राज का सपना भी राजीव गांधी का था। टेलीकॉम क्रांति भी राजीव ने ही शुरू की, जिसका असर ये हुआ कि आगे के दिनों में देश के लिए उदारीकरण का रास्ता खुला और नरसिम्हा राव की सरकार में कांग्रेस ने समाजवादी चोला पूरी तरह उतार फेंका, लाइसेंस परमिट राज को खत्म किया,
देश के दरवाजे खोल दिए गए। नतीजा ये हुआ कि राज्य सत्ता नियंत्रक की जगह रेगुलेटर बन गई। हालांकि नरसिम्हा राव के कार्यकाल के बाद कई सालों तक कांग्रेस सत्ता से दूर रही, जिसके बाद सबक लेकर उसने 2004 में बाजारवाद को आम आदमी से जोड़ने की कोशिश की। सूचना का अधिकार कानून बनाया, मनरेगा योजना लेकर आई, कर्ज माफी का ऐलान हुआ। 2009 में इसका फायदा भी उसे मिला। लेकिन भ्रष्टाचार की भूलभुलैया में कांग्रेस इस कदर उलझी कि 2014 में वो सबसे बुरे दौर में पहुंच गई। नेहरू का समाजवाद, इंदिरा राजीव का मिश्रित समाजवाद, नरसिम्हा राव का उदारवाद, ये सारे दौर कांग्रेस देख चुकी है। अब एक बार फिर उसके लिए बदलने का वक्त है। इसके लिए नेहरू की विचारधारा उसके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लेकिन बड़ी चुनौती ये भी है कि क्या वाकई घड़ी की सुई को उल्टा घुमाया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो किसके हैं नेहरू, ये बड़ा सवाल है। लखनऊ से वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम राव साहब, आपको लगता है क्या नरेंद्र मोदी से लड़ने के लिए कांग्रेस नेहरू जी का इस्तेमाल कर रही है, जिनकी विरासत और विचारधारा दूर दूर तक आज की कांग्रेस में कहीं नहीं देखने को मिलती है? निहारिका, एक कमजोर प्रयास तो है कांग्रेस पार्टी का विपक्ष में आने के बाद कि नरेंद्र मोदी की चुनौती का मुकाबला करें वो अपनी इतिहास विरासत के नाम पर। लेकिन लोग सवाल ये पूछेंगे, खासकर आम भारतीय जानना चाहेगा कि 21वीं सदी के 10 वर्ष में जो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत रही, नेहरू की विरासत को कितना संजोया, कितना बढ़ाया, कितनी उसकी इज्जत की, गौर करें। नेहरू की 1956 में थी औद्योगिक नीति के बारे में इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन कि कमांडिंग हाइट्स पे अर्थनीति के शीर्ष बिंदुओं पर सार्वजनिक नियंत्रण होगा, और उसी आधार पर समाजवाद की शुरुआत की गई। क्या क्या मनमोहन सिंह ने 21वीं सदी में 10 साल में उदारवाद के नाम पे गरीबों की संख्या बढ़ गई। नेहरू अगर होते तो आज आंसू बहाते कि क्या उन्होंने सोचा था और क्या मनमोहन सिंह ने और उनकी बेटी की बहू ने किया आज। तो ये तो एक मखौल उड़ा दिया इन्होंने नेहरू की विरासत से। और अगर नरेंद्र मोदी का मुकाबला करना है तो और तरीके उसके हैं, लेकिन अब नेहरू तो इतिहास की चीज हो गई है। नेहरू की विचारधारा, नेहरू मेमोरियल सोसाइटी 3 मूर्ति में सीमित रह गई है, कोई इसका नाम लेवा नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी जो थी वो भी भूल गई, जैसे कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी को भूल गई। तो मेरे ख्याल से निहारिका साफ बात यह है, नेहरू अब किताब की बात हो गए हैं। उनकी विरासत के साथ द्रोह कांग्रेस पार्टी ने किया नरसिम्हा राव के समय और मनमोहन सिंह ने। तो आज कौन है कांग्रेस पार्टी में जो कह सके हाँ नेहरू का मैं उत्तराधिकारी हूं? कोई नहीं है निहारिका। बिल्कुल, कई ऐसे कार्यकर्ता हैं विक्रम राव साहब जो अभी खासतौर पर लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कुछ ऐसा धड़ा है जो प्रियंका गांधी को सामने लाने की बात करता है, कुछ ऐसा धड़ा है जो राहुल गांधी और सोनिया गांधी को छुट्टी पर जाने की सलाह देता है। लेकिन इन तमाम चीजों के बीच में आपको नहीं लग रहा है कि जो कदम उठाया गया है वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, देश के प्रधानमंत्री, और एक प्रधानमंत्री की इस तरीके से मुखालफत करना, वो भी इस तरीके के मंच पे, क्या ये एक सही दिशा है, सबक है, एक विरासत है जो कार्यकर्ताओं के सामने मौजूदा उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दे रहे हैं? निहारिका, इसके 2 पहलू पे गौर करना होगा। एक पहलू ये कि ठीक है, औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री को बुलाना चाहिए। आगे नेहरू प्रधानमंत्री थे, नरेंद्र मोदी को भी अधिकार है नेहरू की सभा में आने के लिए। कांग्रेस पार्टी को उदारता दिखानी चाहिए थी और बुलाना चाहता नरेंद्र मोदी को। लेकिन फिर दूसरा पहलू ये है निहारिका कि क्या नरेंद्र मोदी जवाहरलाल नेहरू की नीतियों की तारीफ करते? आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी खा जाती मोदी को। नेहरू की विरोधी रही है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेहरू काबीना के सदस्य थे 1952 में, इस्तीफा दिया नेहरू की नीतियों का विरोध करते हुए। वही डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जनसंघ की उपज है भारतीय जनता पार्टी। तो क्या पार्टी आज इजाजत देती मोदी को कि आप जाके नेहरू की तारीफ कीजिए, जिसका पिछले 50-60 साल से पार्टी विरोध करती रही? तो ये तो इजाजत देते या नहीं, नरेंद्र मोदी जाते या नहीं जाते एक अलग सवाल है। लेकिन नेहरू के नाम पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने कही कि आपने बुलाया, स्ट्रेट बोल दिया कि नहीं बुलाया, ये तो वही हो गया ना कि लोकसभा चुनाव में आपने हमें हराया, हम आपको अपनी बर्थडे पार्टी में नहीं बुलाएंगे। बचकानी हरकतें यहाँ पर हो रही है, लेकिन पब्लिक सब समझ रही है। विक्रम राव साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक समय अटल बिहारी वाजपेयी
की अगर बात करें, उन्होंने नेहरू के आर्थिक न्याय की तारीफ की थी। कुछ ऐसी बातें, ठीक है, कुछ ऐसी पॉलिसीज रही जिसका बीजेपी ने विरोध किया, तमाम दलों ने विरोध किया, और अगर विरोध नहीं करेंगे तो एक एनालिसिस और क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आगे सियासत की नई धुरी और नए मॉड्यूलेशन के साथ हम नहीं लाएंगे, क्योंकि पब्लिक क्या चाहती है वो बेहतर हम समझ सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी अगर नेहरू की तारीफ कर सकते हैं तो क्या मतलब है? ये बदला दौर है, कांग्रेस कितना सिमट गई है या फिर और उदारवादी होने का प्रयास कर रही है? नहीं, लेकिन यहां याद करना पड़ेगा तथ्यात्मक रूप से ऐतिहासिक तथ्य निहारिका कि जवाहरलाल नेहरू की तारीफ भले ही अटल बिहारी वाजपेयी करे, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को आरएसएस वाले नेहरू का उदारवाद का मुखौटा कहते थे। असली भारतीय जनता पार्टी नहीं थे अटल बिहारी वाजपेयी, असली चेहरा नहीं थे। और जो अटल बिहारी वाजपेयी तो शुरू से नेहरू के प्रशंसक रहे और इसीलिए उनका विरोध भी पार्टी के अंदर होता रहा। तो ये तो एक दीगर बात है, लेकिन हमें याद रखना पड़ेगा कि सच्चे स्पोक्समैन जो भारतीय जनता पार्टी के रहे वो उस वक्त के अध्यक्ष मुरलीधर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी रहे, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे। इस बात में भारतीय जनता पार्टी बड़ी स्पष्ट रही। हाँ, आपका जो प्रश्न था कि कांग्रेस पार्टी क्या सिमट जाएगी या उदारवाद को बढ़ाएगी, मेरे ख्याल से सिवाय उदारवाद को बढ़ाने के कांग्रेस पार्टी के सामने कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि भारतीय राजतंत्र में उदारवाद को लाने का श्रेय कांग्रेस प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को जाता है। उन्हीं की वजह से कांग्रेस उदारवादी बनी। इस समाजवादी पार्टी का चीरहरण जो समाजवाद का वैचारिकता किया है वो नरसिम्हा राव ने किया है। तो आज किस मुंह से ये पार्टी कह सकती है? और मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव ड्राइविंग सीट पर थे, केवल रास्ता दिखा रहे थे नरसिम्हा राव। तो निहारिका ने याद रखना पड़ेगा, मनमोहन सिंह तब वित्त मंत्री आज प्रधानमंत्री कैसे कह पाएंगे कि बिल्कुल नेहरू का चोला पहनना, लेकिन तमाम उनकी विचारधाराओं से कोसों दूर, उनकी अच्छी बातों से, उनकी राजनीतिक विचारधारा, विरासत और जो वो देकर गए हैं, जो सिद्धांत देकर गए, उससे कोसों दूर कांग्रेस जो सिमट रही है, खींच में उदारवाद का चेहरा अपना पेश कर रही है। लेकिन क्या ये एक सहयोग देगा कांग्रेस को? एक सार्थक प्रयास होगा? देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती का मौका सियासत की धुरी बनता नजर आ रहा है। ऐसा पहली बार है जब भारत सरकार की ओर से बनाई गई नेहरू जयंती आयोजन समिति में कोई गांधी परिवार का सदस्य नहीं है। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इसका बदला अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का बहिष्कार करके ले लिया। अब सवाल उठ रहे कि आखिर नेहरू किसके, आखिर क्यों ये विरासत को लेकर ये संग्राम समाचार है। विरासत का सवाल, दावे और विवाद। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती का मौका सियासी बिसात पर एक ऐसा मुद्दा बनता नजर आ रहा है जहां अपने अपने तरीके से लीड लेने की कोशिश में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही जुटे हुए हैं। कांग्रेस, जो कि खुद को नेहरू की विरासत का स्वाभाविक दावेदार कहती है, उसने नेहरू जयंती मनाने के बहाने एक ऐसा कदम उठाया है जो राजनीतिक शिष्टाचार के दायरे लांघ रहा है। तो वहीं मोदी सरकार ने नेहरू जयंती के लिए बनाई गई आयोजन समिति में से गांधी परिवार को बाहर कर ये बता दिया है कि राष्ट्रीय शख्सियतों की राजनीतिक दावेदारी का दौर वो खत्म करना चाहती है। कांग्रेस का सेमिनार, पीएम का बहिष्कार। जी हां, सियासी तौर पर हार दर हार के सिलसिले झेल रही कांग्रेस पार्टी ने शख्सियतों की दावेदारी के खेल में नया पत्ता फेंका है। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के मौके का रंग फीका होने की कसक वो नेहरू जयंती के बहाने पूरी करना चाहती है। इसके लिए कांग्रेस ने 2 दिनों का एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया है, जो विज्ञान भवन में 17 और 18 नवंबर को होने वाला है। इसमें कुल 54 विदेशी मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। वहीं इसमें कई देशों के 12 प्रमुख राजनीतिक दल भी आने वाले हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने तामझाम के बाद भी कांग्रेस ने इस आयोजन में पीएम को बाहर रखा है, उन्हें आमंत्रित नहीं किया है। बीजेपी ने कांग्रेस के इस कदम की आलोचना की है। When the Congress disrespects the Prime Minister, the Congress should realize that it is in fact disrespecting the nation. वहीं कांग्रेस इस मामले को पार्टी का निजी आयोजन करार दे रही है और अपने कदम को सही बता रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस के दावे के मुताबिक ये प्रश्न कहा कि क्या प्रधानमंत्री को बुलाया, मैंने कहा जी हमने कोई निमंत्रण नहीं भेजा। इस कार्यक्रम में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई, घाना के जान कुफोर, नाइजीरिया के जनरल आबू सांजे, नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री माधव के नेपाल,
भूटान की महारानी अशी दोरजी वांगमो वांगचू, दक्षिण अफ्रीका के स्वतंत्रता सेनानी अहमद कथाडा, फिलिस्तीन के मुख्य वार्ताकार नाबिल शाद समेत अफ्रीकी कांग्रेस, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, बांग्लादेश की अवामी लीग समेत कई विदेशी राजनीतिक दलों ने आने की सहमति दे दी है। दरअसल इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि 31 अक्टूबर को पहली बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री शक्ति स्थल पर नहीं गए। ऐसे में नेहरू जयंती के मौके पर कांग्रेस बड़ा आयोजन कर खुद को प्रतीकों की दौड़ में आगे रखना चाहती है। साथ ही कांग्रेस की कोशिश ये भी है कि वो नेहरू को खुद से जोड़े रखे, क्योंकि पटेल की विरासत पर एकाधिकार का हक मोदी पहले ही कांग्रेस से छीन चुके हैं। यानी सियासी लड़ाई अब शख्सियतों की विरासत को लेकर तेज हो चुकी है, जिसमें बीजेपी की चुनौती का जवाब कांग्रेस लगातार देने की कोशिश कर रही है। अंबुजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विक्रम राव साहब हमारे साथ बने हुए हैं। विक्रम राव साहब, प्रतीकों की लड़ाई है, ये तेरा, ये मेरा, ये हमारे पूरी तरीके से वंशज है, वो हमारे पूर्वज है, ये हमारे राजनीतिक रहनुमा है। ये तमाम बातों के बीच में आपको नहीं लग रहा कि राजनीति का स्तर बहुत ही ओछा होता चला जा रहा है? महापुरुष हो या फिर कोई ऐसी राजनीतिक बड़ी शख्सियत हो जिनसे सबक सीख लेने की जरूरत है, उन्हीं को हम बांट रहे हैं। नहीं, ये बीजेपी का है, ये कांग्रेस का है। बिल्कुल बिल्कुल निहारिका, ये तो बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति कर रही राष्ट्रीय पार्टियां। अगर आज नरेंद्र मोदी को बुलवाती कांग्रेस पार्टी बोलने के लिए, तो नरेंद्र मोदी के सामने विडंबना होती, विरोधाभास होता है कि वो नेहरू की तारीफ करनी पड़ती उनको। जाते का वो आलोचना थोड़ी कर सकते थे। यूं भी दिवंगत व्यक्ति की आलोचना नहीं होती इस देश में, परंपरा रही है। लेकिन कांग्रेस की बेवकूफी से नरेंद्र मोदी बच गए, फंसने से चूक गए वो। लेकिन एक बात हमें गौर करनी पड़ेगी, निहारिका, विश्लेषण करें, नेहरू की विरासत कांग्रेस पार्टी के पास है या नहीं है? कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी का मुकाबला कैसे करेगी? आज संगठन के रूप से कांग्रेस पार्टी का पतन हो गया है, स्खलित हो गई है। केवल नेहरू की वैचारिकता के संबल को लेकर कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी पे हमला कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर सकती है। और 3 बुनियादी सिद्धांत रहे हैं नेहरू के। एक, अमेरिका से दूरी विदेश नीति में, दूसरा समाजवादी समाज की रचना, और तीसरा उनके साथ था कि हम पंथ निरपेक्ष समाज बनाएंगे। इन तीनों मसलों को लेके, इन तीनों कमजोरियों को पकड़ के भारतीय जनता पार्टी के एक वैचारिक क्रांति द्वारा कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को है नहीं आज। मनमोहन सिंह खुद अपराधी घोषित किए जाएंगे। यही थे जिन्होंने समाजवादी समाज को नष्ट किया। कौन मुकाबला करेगा? अमेरिका के नजदीक भारत, ये जो 3 विचारधारा से इससे कई कोसों दूर आज के कांग्रेसी कह सकते हैं, और कांग्रेसी भी ना कहे, उनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जो लंबे समय से नेहरू शासनकाल को देखते हुए आ रहे हैं, आज शायद ठगा सा महसूस कर रहे होंगे। धन्यवाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के बाल दिवस के तौर पर इसे हर साल मनाया जाता है, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर इस दिन को मनाने की असली वजह क्या है? बच्चे जो कि भविष्य के नागरिक हैं, उनकी बुनियाद बेहतर हो, इसके लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू बच्चों को बचपन से ही संस्कार देने की वकालत करते थे। लेकिन आज के दौर में जबकि बाजारीकरण हावी है, सूचना क्रांति का दौर है, क्या वाकई हम अपने बच्चों को वो संस्कार दे पा रहे हैं जो उन्हें एक आदर्श नागरिक बनाया हुआ है? ये एक बड़ा सवाल है। तो बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे के लिए चलाई जा रही योजनाओं की समीक्षा का सबसे उपयुक्त दिन 14 नवंबर यानी कि बाल दिवस है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस दिन को नेहरू जी की तस्वीर पर फूल चढ़ाने, बच्चों के लिए चंद सांस्कृतिक कार्यक्रम करने तक ही सीमित कर दिया गया है। बाल मन को पढ़ने, उनके व्यक्तित्व विकास की चिंता काफी पीछे छूट गई है। सबसे खराब स्थिति तो बाल मन के ताने बाने को बुनने वाले बाल साहित्य की है, जब कंप्यूटर गेम्स और मोबाइल की आंधी में कहीं गुमसा हो गया है। आज का बालमन देश के भावी नागरिक की बुनियाद बनता है। इसकी पहली नींव क्लास से ज्यादा रखी जाती है घर के उस आंगन में, जहां उसका सीधा सरोकार पारिवारिक माहौल से होता है। लेकिन बदलते दौर में यह माहौल भी बोझिल हुआ है। एकल परिवारों के बढ़ते दायरे ने बच्चों के पास व्यक्तित्व विकास के विकल्प घटा दिए हैं। सूचना क्रांति के दौर में दादी नानी की कहानियां गुम हो चुकी हैं और उनकी जगह ले ली है कार्टून चैनल्स, इंटरनेट और वीडियो गेम्स ने। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बदला माहौल बच्चों को संजीदा और व्यापक बनाने की बजाय उन्हें आक्रामक, अस्थिर और संवेदनहीन बना रहा है।
उसका सबसे बड़ा हमने सामने देखा कि न्यूक्लियस फैमिली हो गई है, ज्वाइंट परिवार टूट गया। और संयुक्त परिवार में बच्चों के लिए जो है बाल साहित्य के रूप में किताबें जो थी, साथ में नाना, दादा, दादी, नानी की तमाम कहानियां थी जो उसके मन में अपनी सभ्यता, अपने संस्कृति को प्रेरित करती थी, उसके मन को, अग्रेशन को, इसकी क्यूरियोसिटी को शांत करती थी। आज जो है मीडिया हमारे क्यूरियोसिटी को शांत नहीं करती है, उसको अग्रेसिव बढ़ाती है। बच्चा अग्रेसिव होता है, इमीडिएट रिस्पांस करता है। मनोवैज्ञानिकों के पास बच्चों के जो भी मामले सामने आ रहे हैं, उनमें सबसे ज्यादा मामले डिप्रेशन के हैं। मनोवैज्ञानिकों की रिपोर्ट पर भरोसा करें तो शहरी आबादी में 10 में से 4 बच्चे इस दौर में उस डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं जो युवावस्था में देखने को मिलती है। बच्चों में कल्पना लोक में रहने की आदत दूसरी बड़ी समस्या है, जिसके चलते वो व्यवहारिक दुनिया से कट जाते हैं, जिसके चलते उनके व्यवहार में चौंकाने वाले बदलाव नजर आने लगे हैं। ऐसे बच्चे संवेदनहीनता का शिकार हो रहे हैं। खुद अभिभावक भी इसकी तस्दीक कर रहे हैं। रेयर केस होते थे डिप्रेशन 40 साल के पहले दिखाई देता है। आज 20% से ज्यादा बच्चे डिप्रेसिव नेचर के हो गए हैं और क्राइम कर रहे हैं, कुंठित हो रहे हैं। यहाँ तक सुसाइडल टेंडेंसी भी बच्चों के अंदर आ गई है, जो बच्चे कहते हैं जी चाहता है घर छोड़ के भाग जाऊं, मर जाऊं। इस तरह की बातें बच्चों में अंदर करें, जो कि हमारे समाज के लिए बहुत ही घातक है। इसमें इसके जिम्मेदार हम लोग भी हैं। हम लोग बच्चों को टाइम नहीं दे रहे हैं। बच्चों को किताबों से क्या फायदा है, क्या नुकसान है, वो भी हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं। बहुत हुआ बच्चों को लैपटॉप दे दिए, और इसका नुकसान क्या है बच्चों को ये भी नहीं, मतलब पेरेंट्स को बताना चाहिए, वो भी नहीं। अपना जान छुड़ाना सबसे मेन है। एकल परिवार, दादा दादी परिवार से हटते जा रहे हैं। जो लोरियां और स्टोरी बच्चों को सुनाई जाती थी, वो सब खत्म होता जा रहा है। बच्चों के अभिभावकों और मनोवैज्ञानिकों की पड़ताल में सामने आ रहे ये निष्कर्ष उस वक्त और ज्यादा चिंता पैदा कर रहे हैं जब बच्चों में अपराध करने की प्रवृत्ति में तेजी से इजाफा देखने को मिल रहा है। जाहिर है सवाल गंभीर है और बाल दिवस की सार्थकता तभी साबित होगी जब इन सवालों का जवाब तलाश लिया जाएगा। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। और इस मुद्दे पर आप अपनी राय दे सकते हैं। हमारे नंबर है 012025110631 180018011525 हमारे नंबर है, इस पर आप राय दें। पहले दर्शक सिद्धार्थ हमारे से जुड़े हैं, भोपाल के कॉलर, अपनी राय रखें। क्या आपको लगता है पहले का बचपन, आपका बचपन और आज के बचपन में कितना फर्क है? भाई जो भी होती थी, मतलब तो हर विषय, हर कोर्स का जो भी होता था, सामाजिक विज्ञान वगैरह ये सब लगती थी। आज की पढ़ाई में, आज की जो पढ़ाई हो चुकी है मैडम, तो वो पूरा इतिहास, पहले की पढ़ाई में इतिहास होता था, आज की पढ़ाई में कुछ भी नहीं रहता। आज की पढ़ाई खाली कमर्शियल रहती है। जी, धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। तो छोटी उम्र में बच्चे बड़े हो गए हैं, दादी नानी की कहानी नहीं है, वो प्यार नहीं है, गिज्मो फ्रीक हो गए हैं। जो एक लोरी का दौर था उसको गैजेट्स ने कहीं ना कहीं रिप्लेस करा है। बच्चा थोड़ा सा बड़ा ही नहीं हो, उसको टैबलेट, नोटबुक चाहिए। इंडोर गेम्स, वीडियो गेम में बिजी है, आउटडोर गेम पता नहीं है। और कहीं कहीं सरकार अधिकारियों द्वारा जो बच्चों के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं उसकी हकीकत आपको पता है। मिड डे मील योजना, इसमें भ्रष्टाचार, इसमें दलाली, गुम होता बचपन है, बच्चों की जान से खिलवाड़ हो रहा है। कच्ची उम्र में पढ़ाई न करके जबरदस्ती चाइल्ड लेबर यानी कि काम करने को मजबूर यहां पर किया जाता है, क्योंकि पेट एक ऐसी चीज है जो बचपन की अगर बात करें, बचपन के सामने इसकी जो भूख है वो कहीं नहीं टिक पाती है। आप भी अपनी राय हमारे साथ पहुंचा सकते हैं। हम लगातार अपना नंबर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। आप कैसे बनाएं बाल दिवस, इसके बारे में हमें अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि मौजूदा परिवेश और वो दौर जो दादा नानी वाला था, दादा दादी नाना नानी वाला, वो जो आपका प्यारा बचपन था, कहीं गुमसा हो गया है, कहीं धूमिल सा हो गया है। इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। सुरेश अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, मिर्जापुर के दर्शक हैं। सुरेश, क्या मानना है आपका? जी, क्या मानना है आपका? कैसे इस बार का बाल दिवस बच्चे बनाए? क्या सचमुच में कुछ सार्थक हुआ है बच्चों के लिए? देखिए, बच्चों के लिए अभी जो टेलीविजन वगैरह संचार माध्यम के उनके हाथ में पहुंच गए हैं, उससे उनकी पढ़ाई लिखाई पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हमें उन्हें आध्यात्मिक शिक्षा भी देने की जरूरत है।
धन्यवाद अपनी राय देने के लिए। पवन, अगले दर्शक हमारे से जुड़े हैं, अलीगढ़ के कॉलर हैं। पवन, अपनी राय रखें। पवन, आपको आवाज मिल रही है हमारी? जी, आप अपनी राय रख सकते हैं। हाँ जी मैडम, मेरी राय है कि जो आज के समय में जो टीवी पर दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल दिखाना नहीं चाहिए। हम बच्चों के साथ बैठ भी नहीं सकते हैं अपने कमरे में। जो टीवी पर दिखाते हैं, फिल्मों में रेप दिखाते हैं, बच्चे पूछते हैं हमसे, पापा ये क्या है, ऐसा क्या क्यों कर रहे हैं, तो हम उनको जवाब देने में। पवन, आपको नहीं लगता कि माता पिता की तरफ से भी कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए जो जैसा आपका बचपन रहा वैसा बचपन आप भी उन्हें दीजिए? बिल्कुल मैडम, हमारे जमाने में DD1 चलता था केवल, और DD1 जो है सबसे बेहतर चैनल था, उस पर ऐसी अश्लीलता नहीं थी। आज के समय में जितने चैनल इस समय मौजूद हैं ये बहुत ही ज्यादा खराब हैं। अच्छा, देखने लायक नहीं है। सरकार को कुछ न कुछ इस विषय में सोचना चाहिए, करना चाहिए। बिल्कुल, ताकि बचपन गुम ना हो, ना खोए। धन्यवाद पवन अपनी राय रखने के लिए। तो कई ऐसे सवाल हैं जो सूचना क्रांति के दौर में कहीं ना कहीं बचपन गुम हो रहा है। ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें बचपन किस तरीके से वो जो लीलाएं होती थी, जो प्यारी प्यारी अटखेलियां होती थी, जो बचपन की एक इग्नोरेंस होती थी, एक इनोसेंस होती थी, चंचलपना होता था, वो कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। ऐसे में बहुत बड़ा सवाल है कि बाल दिवस को किस तरीके से मनाया जाए, कैसे समाज और अधिकारी के साथ राजनेता और घर वाले किसमें ऐसे भूमिका निभाए। कासगंज से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए। कुलदीप, अपनी राय रख सकते हैं। कुलदीप, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, ये मैडम, ये बच्चों को स्कूल में इनको पढ़ाया जाए कि ये लोग पिक्चर, बच्चों को स्कूल में इनको पढ़ाया जाए कि ये लेफ्ट। अच्छा कुलदीप, आप अपनी राय रख रहे हैं, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ा सा संपर्क में दिक्कत होता है, अगर आप अपनी आवाज सुनने के फेर में पड़ जाएं तो आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं पहुंचती। दर्शकों से हम निवेदन करेंगे टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को म्यूट कर दें। मुगल सराय से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़े, आप अपनी राय रख सकते हैं। हेलो जी, हाँ मैम जी, क्या मानना है आपका, कैसे गुम? मेरा मानना है कि जो इंटरनेट सेवा है कहीं कहीं सही है, कहीं कहीं गलत है। मेरे कहने का मतलब है इंटरनेट सेवा जो है कहीं कहीं गलत है, कहीं कहीं सही है। अब जो शिक्षा है, जो परिवर्तन इसका जरूरी है करना। धन्यवाद अपनी राय रखने के लिए। जोधपुर से अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। खुर्शीद साहब, आप अपनी राय रख सकते हैं। जी, ऐसा है मैडम जी, नमस्ते। नमस्ते। जो क्या पहले पुराना जो कल्चर हमारा जो दरमियान था वो अभी बच्चों में देखने को नहीं मिल रहा है। उसमें ऐसा है कि अभी जो टीवी आगे, ये मोबाइल आगे, इनको देख देख करके बच्चे क्या है वो नैतिक शिक्षा अपने आप खो रहे हैं। क्या है इसमें ऐसा है कि ताकि माँ बाप अपने बच्चों को पार्क में घुमाने के लिए ले जाए, पुरानी बातें बताए, नानी दादी की कहानी सुनाए और पुरानी जो बातें हैं उनको बताए, तब बाद बच्चों को कल्चर पुराना मालूम होगा, तब बच्चे अपना माता पिता का क्या उसके दरमियान वो बनता है, फर्ज बनता है, भाई का क्या फर्ज बनता है और गुरु का क्या फर्ज बनता है, ताकि ये बच्चों को समझ में आ जाए। धन्यवाद खुर्शीद। अपने बाल मन में आ रहे इस बदलाव को पढ़ने को अगर ठीक से समझने की कोशिश की जाए तो इसकी सबसे बड़ी वजह परिवारों में आ रहा बदलाव है। संयुक्त परिवार, जॉइंट फैमिली का ढांचा टूटने का खामियाजा सबसे ज्यादा बच्चे भुगत रहे। रही सही कसर बच्चों के लिए बनाई जा रही खोखली सरकारी नीतियों ने पूरी कर दी है। इलाहाबाद के सुमित्रा नंदन चिल्ड्रंस पार्क में नौकरी करने वाली मंजू, मोहिनी और रेनू तीनों एक मां हैं और एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। लेकिन इन तीनों के बच्चों की समस्याएं एक जैसी हैं। तीनों को लगता है कि उनके बच्चों का बचपन कहीं पीछे छूट रहा है। अब बच्चे अपने से दोगुनी उम्र वाले बड़े सवाल पूछते हैं और उनकी फरमाइश भी कार्टून चैनल्स के किरदारों के करीब पहुंच गई है। तो उसमें ज्यादातर मुझे ये लगता है एकल परिवार, बच्चों को समझाना नहीं कि हाँ बेटा इससे आपको ये फायदा होगा, टीवी खोल देना, वो कार्टून और
तमाम से जो हैं और वही सब बच्चे देख के और उसी तरह की हरकत करने लगे। जो पुराने जमाने के लोटपोट होता था, चंदा मामा, सब उसमें बच्चों की एज वाइज स्टोरियां होती थी। लेकिन अब जो कार्टून में बच्चे घुस गए हैं उसमें उनके अफेयर्स भी हो रहे हैं, फ्रेंड्स हो रहे हैं। एक ईमानदार माँ के तौर पर ये सभी मानती हैं कि इसकी वजह पारिवारिक माहौल है, जहाँ दादी नानी की कहानियाँ और बच्चों का पहला दोस्त कहे जाने वाला बाल साहित्य गायब हो चुका है, जो कहीं न कहीं बच्चों के बुनियादी विकास के लिए सबसे अहम और जरूरी होता था। कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है, चाहे वो साहित्यकार हों, समीक्षक हों, प्रकाशक हों, बाल साहित्य की ओर लोगों का ध्यान कम जा रहा है। सरकार को चाहिए कि एक बाकायदा एक कमेटी बना के बाल साहित्य की खोज करवाए और जिन बड़े लेखकों ने, तमाम बड़े लेखकों ने, तमाम धर्म भारती जी, तमाम लोगों ने वो कुछ न कुछ रचा हुआ है, सबको एक एकल समग्र एक संपादित किया जाए और उसकी वो कई सीरीज पुस्तकें उसकी तैयार की जाए। दरअसल बाल साहित्य को गंभीर न मानने वाले रचनाकारों ने इसे ध्यान हटाना शुरू किया तो बाजारवाद की हवा भांपकर प्रकाशकों ने भी इसे हाशिए पर ढकेल दिया। सरकारी पुस्तकालय पहले से ही बदहाल है, अब पुस्तक मेलों में भी बाल साहित्य ढूंढने पर नहीं मिलता। सरकार तो सहयोग करती है, लेकिन आप जानते हैं कि उसकी दिशा कुछ दूसरी हो जाती है और उसका सही उपयोग नहीं पाता है। बाल साहित्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्पेशल फंड की व्यवस्था की है, लेकिन अब वो पुस्तकें खरीदी तो जाती हैं, लेकिन वो कहा जाती हैं पुस्तकालय में डंप रहती हैं, क्या होती हैं, उस पर समाज को विचार करने की जरूरत है। बदलते सामाजिक ढांचे ने संयुक्त परिवारों का ढांचा बिखेर कर रख दिया है और एकल परिवारों में हमने इस खाली जगह को भरने की जरूरत नहीं समझी और कब हमारे बच्चों के जहन में गैर भारतीय संस्कृति के तत्वों ने जगह बना ली, हमें पता ही नहीं चला। इस बाल दिवस कम से कम ये मानसिकता तो बदलनी होगी, क्योंकि जिन चीजों को हम दकियानूसी और पुरानी सोच मानकर भूल रहे हैं वो दरअसल हमारे बच्चों के लिए एक ऐसी नींव है जिससे उनका बचपन संवर सकता है। दिनेश सिंह, जी मीडिया, इलाहाबाद। तो क्या बच्चों का बचपन पीछे छूट रहा है? क्या संयुक्त परिवार के टूटने का खामियाजा बच्चे भुगत रहे? कंप्यूटर मोबाइल ने बच्चों की दुनिया कैसे छोटी कर दी है और आदर्श नागरिक बनाने के संस्कार क्या हम दे पा रहे हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं। अवधेश अगले दर्शक हमारे साथ जुड़ गए, हाथरस के कॉलर हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। अवधेश, आप अपनी राय दीजिए, आवाज बाद में सुन लीजिएगा अपनी। अगला दर्शक दिनेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, बीसलपुर के कॉलर हैं। दिनेश बताइए। मैडम ऐसा है, बच्चों को जो है पहले से ही बाल दिवस के लिए तैयार करना चाहिए, जिससे बच्चों के एक अंदर से बच्चों की रेयरिंग में, ग्रूमिंग में, जिस तरीके से दर्शकों को कहने का पूरा अंदेशा है, ग्रूमिंग रेयरिंग में बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जिस तरीके से पूरी तरीके से एक शेप देता है, एक दिशा देता है, एक दशा देता है, उस तरीके से इस बाल मन को ट्रीट करने की काफी जरूरत है। जो परंपराएं हैं, जो संस्कृति है, जो इतिहास है, उसको कहीं ना कहीं हम पीछे छोड़कर जा रहे हैं, कोई सबक नहीं लिया जा रहा। बच्चे ऐसी तस्वीर बहुत कम देखने को मिल रही है। कानपुर से चंद्रशेखर अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप अपनी राय रख सकते हैं। मैं एक बाल दिवस के अवसर पर बच्चों को शुभकामनाएं देता हूँ। जो आजकल के दौर में ये आधुनिक मोबाइल है, कंप्यूटर है, इनसे बच्चों को एक सीमित समय तक रखा जाए। ये हमारे आजकल के दौर में जो बच्चे कंप्यूटर मोबाइल देख रहे हैं या इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे बहुत ज्यादा ही बहुत बिगड़ रहा है। माता पिता बड़े परेशान है, कोई सुनते नहीं है। आखिर ये सारी चीजें जो है इनका एक सीमित दायरा हो, वहाँ तक सोचना ठीक है। धन्यवाद चंद्रशेखर। ऐसे में माता पिता का भी बहुत ज्यादा फर्ज बनता है अगले, क्योंकि शौक पूरे करना, हमारा इकलौता बच्चा, इसके सारे शौक पूरे करेंगे, पूरा पैम्पर, जिस तरीके से एक अंग्रेजी शब्द है, उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। अगले दर्शक मीना बरेली की कॉलर है। मीना बताइए।
दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि टेलीविजन सेट की वॉल्यूम को म्यूट करके अपनी राय देते हैं। बहरहाल जितने दर्शकों ने राय दी वो कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि बाल दिवस तभी सार्थक होगा जब हम इसके महत्व को समझें, इसके पीछे के उद्देश्य को समझकर जो पहले चीजें होती थी, जो पहले एक अच्छा माहौल था, जो हमारे दादा दादी नाना नानी या फिर माता पिता ने दिया, उसको बरकरार रखा जाए। इस विशेष पेशकश में बस इतना ही।